Good evening, all of you. वेरी गुड इवनिंग। चलिए आगे की क्लास में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे और क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल हमने छत्तीसगढ़ पढ़ा हुआ था। छत्तीसगढ़ में कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था छिंदक नागवंश और साथ में पढ़ा था बाण वंश। तो आज हम पढ़ते हैं कलचुरी, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं छिंदक नागवंश जब शासन कर रहे थे बस्तर वाले निचले हिस्से में, तब कवर्धा में एक और नागवंश शासन कर रहा था। उस नागवंश को भी हम पढ़ लेते हैं, फड़ी नागवंश, जो कवर्धा में शासन कर रहा था। सेम समय अवधि में शासन कर रहा था जब छिंदक नागवंश आपका बस्तर में था, बारसूर दंतेवाड़ा में। ठीक, समकालीन थे दोनों एक दूसरे के, ऐसा मान सकते नहीं, थे ही थे जी। ठीक, छिंदक जो फड़ी नागवंश था वो कवर्धा में था, कवर्धा में फड़ी नागवंश। ये भी 11वीं से वही 10वीं से भी मान सकते हो, 1050 से 1300 ईस्वी तक के था, 1400 ईस्वी तक। तो इसको भी आप 1050 से इसका 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मान सकते हो, या 13वीं शताब्दी तक, क्योंकि समथिंग 1390 ईस्वी जब चल रहा था, 1390 ईस्वी में ये वंश का अंत हो गया। कलचुरी द्वारा इस वंश का अंत होगा। ठीक, आगे देखते हैं, इसी वंश के बारे में जान लेते हैं। इस वंश में हमको 3 शासक देखना है, तीनों शासक के बारे में देख लेते हैं। अब कवर्धा आया तो एक बात आपके मन में आया, कवर्धा घूमने चलते हैं। तो घूमने जाओगे तो कहाँ जाओगे जी? भोरम देव। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण यही वंश के द्वारा किया गया। उसी को जान लेते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के खजुराहो को। ठीक, इसके बाद हम आज देखेंगे कलचुरी वंश का कालखंड, शासक और उसका कालखंड याद करेंगे। कल उन शासकों का डिटेल, और कल में कलचुरी वंश समाप्त। शासकों का कालखंड के साथ जो विवरण है वो कल तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कलचुरी वंश एक बहुत बड़ा वंश था, जो हमारे छत्तीसगढ़ में समथिंग 750-800 वर्ष राज्य किया है, शासन किया है। तो इस वंश के जो प्रशासन व्यवस्था है, प्रशासनिक कार्य, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक, जो धार्मिक नीति रहे वो सब को भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए भी एक क्लास में देखेंगे। उसके बाद ओनली 2 बचेगा, एक काकती वंश और एक भोसले वंश, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ओके, ठीक, चलिए आज पढ़ते हैं अब फड़ी नाग वंश। चलिए अब देखते हैं फड़ी नाग वंश। फड़ी नाग वंश कवर्धा वाले हिस्से में था, मात्र कवर्धा में। इनका शासनकाल देखें तो वही आप लीजिएगा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा। 1050 ईस्वी से 1390 ईस्वी या 14वीं शताब्दी तक। ठीक, इनके संस्थापक रहे अहिराज। अहिराज इस वंश के संस्थापक रहे। ठीक, इनका शासन क्षेत्र रहा कवर्धा, या फिर राजधानी रहा कवर्धा, और शासन कालखंड रहा आपका कब से कब रहा जी? ओके, गुड, 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। इसमें प्रथम शासक रहे गोपाल देव। गोपाल देव इस वंश के प्रथम शासक रहे। ठीक, सिर्फ इतना ही याद रखना है, फड़ी नागवंश में शासन व्यवस्था और युद्ध कुछ नहीं, एक सहिष्णुता से शासन कर रहे थे, ये अपने हिस्से में शासन कर रहे थे। ठीक, तो इसी में ध्यान देना है आपको कि इसने स्थापत्य कला पे ध्यान दिया।
तो गोपाल देव ने 1089 ईस्वी या फिर 11वीं शताब्दी में कवर्धा के चौरा ग्राम में 1089 ईस्वी या फिर 11वीं शताब्दी में कवर्धा के चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया, जो एक नागर शैली से बना हुआ मंदिर था। ठीक, लाल ईंटों से बना हुआ लाल ईंट नहीं जी, सॉरी, नागर शैली से बना हुआ, पत्थरों से बना हुआ मंदिर था। ठीक, नागर शैली गुप्त वंश का ही उदाहरण है। ठीक, उसमें लाल ईंटों का प्रयोग हुआ, लेकिन ये पत्थरों से बना हुआ मंदिर था। नागर शैली, पत्थरों में ही उत्कृष्ट किया गया शैली नागर शैली। ओके, जो भोरम देव रहे वो एक आदिवासी देवता रहे। उन्हीं के आराध्य में कवर्धा के चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया। कौन निर्माण करवाया? गोपाल देव, फणिवंशी शासक गोपाल देव ने। ठीक, समझ पाए? अब इसके बाद सिर्फ इतना ही गोपाल देव देखना है। गोपाल देव ने कवर्धा के चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, कब करवाया था? 1089 ईस्वी या फिर 11वीं शताब्दी में। ठीक, ये नागर शैली से बना हुआ मंदिर था। ठीक, नागर शैली से बना हुआ मंदिर था। ठीक, और जो भोरम देव थे वो आदिवासी के देवता थे। ठीक, और साथ में याद रखिएगा ये मंदिर चंदेल वंश के जो शासक रहे, चंदेल, बुंदेलखंड में चंदेल वंश रहेंगे, उसी में चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया। उसी के तर्ज में ये बनाया गया भोरम देव मंदिर था। इसी कारण इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। ओके, ठीक। इसके बाद इस वंश में द्वितीय शासक आएंगे रामचंद्र देव। ठीक, द्वितीय वंश आएंगे रामचंद्र देव। इन्होंने कवर्धा में निर्माण कार्य करवाए। वो निर्माण कार्यों में जो मड़वा महल है, छेरकी महल है, ये सब का निर्माण इन्होंने 14वीं शताब्दी में कराए। समथिंग 1350 ईस्वी में इन्होंने निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1350 ईस्वी में। ठीक, जिसको आप 14वीं शताब्दी भी बोल सकते हैं। ठीक, में इन्होंने मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण करवाया और साथ में कवर्धा के प्रवेश द्वार बनवाया। मतलब कवर्धा में भोरम देव मंदिर के सामने जो हाथी गेट है उसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक, हाथी गेट है उसका भी निर्माण किसने करवाया था? आपका रामचंद्र देव ने। ओके, रामचंद्र देव ने क्या क्या करवाया स्थापत्य में एक बार और देख लीजिए। मड़वा महल, छेरकी महल और हाथी गेट का निर्माण करवाया था। कब? तो 1350 ईस्वी या फिर 14वीं शताब्दी ले लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक आएंगे मोनिंग देव। मोनिंग देव, ठीक, जो मोनिंग देव रहेंगे ये फणी नाग वंश के अंतिम शासक रहेंगे। ओके, अंतिम शासक रहेंगे इस वंश, अंतिम शासक रहेंगे मोनिंग देव के शासनकाल में रायपुर कलचुरी के ब्रह्मदेव ने आक्रमण किया था और मोनिंग देव को पराजित किया, और जो कवर्धा के फणी नाग वंश है उसको कलचुरी वंश में विलय कर दिया था। ओके, कलचुरी, रायपुर के कलचुरी के ब्रह्मदेव, कलचुरी, रायपुर के कलचुरी यानी कलचुरियों के लहुरी शाखा जो रायपुर में स्थापित हुई थी, उसके शासक ब्रह्मदेव ने फणी नाग वंशी शासक मोनिंग देव पे आक्रमण किया और उनको पराजित किया था। और क्या किया? उनको पराजित किया और जो फणी नाग वंश है चल रहा था उसको कलचुरी में विलय करा लिया। ओके, समझ पाए? ठीक,
ये आपका ख़त्म होता है फणिनाग वंश। ठीक है, यहाँ से आपका फणिनाग वंश समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो हम देखते हैं कलचुरी वंश, छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वप्रमुख वंश या फिर सबसे बड़ा वंश, जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो वंश को हम आज जान लेते हैं। ओके, ठीक ठीक, कलचुरी देखते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहीं से कि कलचुरी वंश के समय, जब कलचुरी वंश शासन कर रहा था, तो उस समय कौन कौन से वंश शासन किए, जो आपको मैं अभी पढ़ा चुका हूँ। तो कलचुरी वंश जब शासन कर रहे थे, तो छिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश, कांकेर में सोमवंश, छिंदक नागवंश, फणी नागवंश, कांकेर में सोमवंश, काकती वंश, ठीक, बस्तर में ही काकती वंश, ठीक, कवर्धा में आपका फणी नागवंश, ठीक, कांकेर में सोमवंश, ठीक, और छिंदक नागवंश चक्रकोट या फिर बारसूर में। इतने वंश का शासन था कलचुरियों के समक्ष। काकती वंश आएंगे, ये रिप्लेस करेंगे छिंदक नागवंश को। फड़ी नागवंश को कलचुरी वंश का ही एक शाखा रिप्लेस करेगा, ठीक। इतने वंश का शासन कलचुरियों के समक्ष चल ही रहा था, ठीक। तो कलचुरियों की सत्ता छत्तीसगढ़ में कैसे स्थापित हुई, एक बार और देख लेते हैं। तो आपको मैं बताया था, बाण वंश के जो शासक थे विक्रमादित्य, उन पे आक्रमण करते हैं। त्रिपुरी के लहुरी शाखा के रहते हैं शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य पे आक्रमण करते हैं, जो पाली में रहते हैं, ठीक, और उनको पराजित करके पुनः एमपी के त्रिपुरी चले जाते हैं, ठीक, अधिकार नहीं करते। उसके बाद जो जीते हुए रहते हैं पाली का हिस्सा, उसमें जो सोमवंशी शासक रहते हैं कांकेर में, वो सोमवंश अपना अधिकार कर लेता है, ठीक, क्योंकि ये तो अधिकार करते नहीं है, ये वापस चले जाते हैं, मतलब शासन नहीं करते हैं। ये अपने अधिकार में लेता है, अपने शासन में ले लेता है 950 ईस्वी में, ठीक। 900 में जीत के गए थे, बाणवंश 900 से चल रहा था। 9वीं शताब्दी में विक्रमादित्य को पराजित किए कौन, आपका शंकरगढ़ मुग्धतुंग या फिर शंकरगढ़ द्वितीय, कलचुरी के लहुरी वंश के थे। कलचुरी त्रिपुरी के कलचुरी के लहुरी शाखा से थे, ठीक। तो ये पराजित करके गए, लेकिन अपने शासन नहीं किया, यहाँ अधिकार में नहीं लिया। तो सोमवंशी शासक ने इनको अपने अधिकार में 950 ईस्वी में ले लिया। तो ये जब देखा, तो फिर से त्रिपुरी के लहुरी शाखा के लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंगराज जो थे, कलिंगराज के साथ एक सेना का टुकड़ी भेजा, और उस टुकड़ी ने फिर सोमवंश को पाली से रिप्लेस किया, पराजित किया और वहाँ से हटाया। और फिर 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में, 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की। किसने स्थापना की? कलिंगराज ने। 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की कलिंगराज ने। और ये कलचुरी वंश 1000 से लेके 1741 ईस्वी तक चलेगा, याद रखिए इसका कालखंड 1000 से 1741 ईस्वी तक चलेगा। समथिंग 741 साल, 800 साल राज्य करेंगे कलचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक, शासन करेंगे। ओके, कलचुरियों की राजकीय भाषा संस्कृत थी, ठीक। इनकी जो देवी थी, ठीक, आराध्य देवी गजलक्ष्मी थी। लक्ष्मी मैया को मानते थे, गजलक्ष्मी को, ठीक, जो हाथी में बैठे रहती है उसको गजलक्ष्मी बोलते हैं। ओके, अब इनके सबसे पहले तो आज हम देख लेते हैं, आज इनके शासक क्या किए, कैसे किए, ये सब देख लेते हैं थोड़ा बहुत।
ठीक, 4-5 लोगों का। लेकिन सबसे पहले शासक का क्रम ही पूछा जाता है कई बार कि कौन इससे पहले था, कौन इसके बाद था, उसको पहले याद कर लेते हैं। ठीक, ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाऊंगा क्लास को, बाकी कल बता दूंगा। कलचुरी क्योंकि एक बहुत बड़ा वंश है, छोटा मोटा नहीं, फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश जैसे। ठीक, तो पहले तो शासक कौन कौन से शासक रहे उसको याद कर लेते हैं। ओके, ठीक, तो कलिंग राज जो रहे, कलंक खली बोल रहा था, ठीक चलिए, कलिंग राज जो रहे, उन्होंने 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की। छत्तीसगढ़ में कहाँ की? तो समझ लीजिए पाली वाले क्षेत्र को जीता। तो इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई तुम्माड़ को, जो तुम्माड़ रहा उसको अपनी पहली राजधानी बनाई। ठीक, तुम्माड़ को पहली राजधानी। ठीक, तो यहीं से एक बार आप शासक देखते हैं। शासक कलिंग राज 1000 से 1020 ईस्वी तक शासन करेंगे। ठीक, यहाँ से शासक का काल खंड भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शासक का नाम के साथ में। ठीक, कलिंग राज करेंगे 1000 से 1020 ईस्वी तक। उसके बाद फिर कमल राज करेंगे 20 से 45। ठीक, उसके बाद फिर आएंगे रत्नदेव प्रथम या फिर रत्नदेव फर्स्ट, वो करेंगे 45 से 65। ठीक, उसके बाद पृथ्वीदेव फर्स्ट 65 से 95, 1065 से 1095। उसके बाद जाजल देव फर्स्ट 1095 से 1120 ईस्वी तक। ठीक, देखिए जो रत्नदेव फर्स्ट आए, ठीक, उसके बाद पृथ्वीदेव फर्स्ट आए और जाजल देव फर्स्ट आए। ठीक, एक बार देखिए, कलिंग राज 1000 से 1020 ईस्वी। ओके, इसके बाद कमल राज 20 से 45 ईस्वी, 1020 से 1045। और उसके बाद फिर रत्नदेव फर्स्ट आपका 45 से 65, 1045 से 1065 ईस्वी। और उसके बाद पृथ्वीदेव फर्स्ट 1065 से 1095 ईस्वी। उसके बाद जाजल देव फर्स्ट 1095 से 1120 ईस्वी। अब ये तीनों के सेकंड आएंगे, याद ध्यान दीजिएगा यहीं से। तीनों के फर्स्ट आए रत्न, पृथ्वी, जाजल, तीनों के फर्स्ट आए। अब तीनों के सेकंड। ठीक, तो रत्नदेव द्वितीय या फिर रत्नदेव सेकंड 1120 से 1135 ईस्वी। ओके, और उसके बाद फिर पृथ्वीदेव सेकंड, रत्न पहला आया था, उसके बाद रत्न सेकंड आया। अब इसके बाद पृथ्वी पहला आया था, पृथ्वी सेकंड, तो पृथ्वीदेव सेकंड वो पढ़े थे हम रत्नदेव सेकंड जो 1120 से 1135। ठीक, अब इसके बाद पृथ्वीदेव सेकंड 35 से 65। अब इसके बाद जाजल देव सेकंड 66 से 68, 66 से 68, 1166 से 1168 जाजल देव सेकंड। ओके, और उसके बाद जगत देव 68 से 1168 से 1178। और उसके बाद फिर आएंगे रत्नदेव तृतीय। एकमात्र रत्नदेव रहते हैं जो 3 बार आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रत्नदेव फर्स्ट का बेटा सेकंड और सेकंड का बेटा थर्ड, वैसे ही आ रहे हैं। जाजल देव फर्स्ट का बेटा जाजल देव सेकंड, पृथ्वीदेव फर्स्ट का बेटा पृथ्वीदेव सेकंड। ओके, ठीक, तो अब आए रत्नदेव थर्ड। इनका कालखंड रहेगा और 78 तक इनका चला। किसका? जगतदेव का। जगतदेव 1168 से 1178। और उसके बाद फिर रहेंगे 1178 से 1198 तक चलेंगे रत्नदेव तृतीय। और उसके बाद याद रखिए लास्ट शासक प्रतापमल, मतलब अभी का। इसके बाद अंधकार युग आ जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे आगे। ठीक, तो लास्ट मत मारिए ऐसे ही। जो रत्नदेव तृतीय के बाद आएंगे शासक, ठीक, वो रहेंगे आपका प्रतापमल।
रत्नदेव थर्ड को हमने देखा था, कितने से कितने देखा, 1178 से 1198। अब आएंगे प्रतापमल, प्रतापमल रहेंगे 1198 से 1222 तक। कहाँ तक रहेंगे? 1222 ईस्वी तक। अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, 1222 से लेके समथिंग 200 वर्ष कलचुरी वंश में शासकों का कोई विवरण ही, वर्णन ही नहीं मिलता है, क्योंकि इस 200 वर्ष के काल को, 200 से 250 वर्ष के काल को कलचुरी वंश का अंधकार युग कहा जाता है। इसमें कलचुरी वंश के, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का कोई ऐसा शासक, योग्य शासक नहीं रहा जो कलचुरी वंश के शासन के कालखंड को बता सके। इस कारण इस युग को, 200 से 250 वर्ष के काल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। तो हमको समथिंग, हमको 1222 से लेके 1479 ईस्वी तक कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इतने समय को अंधकार युग के नाम से जाना गया। उसके बाद 1480 से जानकारी मिलेगी, शासकों का वर्णन मिलेगा। ठीक, समझ पाए? ओके, ठीक। अब बताया 1480 से जानकारी मिलेगी, तो 1480 से 1544 तक बहरेंद्र साय। कौन रहेंगे? बहरेंद्र साय। प्रतापमल के बाद डायरेक्ट 1480 से 1544 तक बहरेंद्र साय, और उसके बाद 1544 से लेके 1581 तक कल्याण साय। ठीक, और उसके बाद आपका कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय, 1581 से लेके 1585 तक लक्ष्मण साय। ओके, सॉरी, जो लक्ष्मण साय रहे ये समथिंग 1585 से 1685 तक रहेंगे। मैं 1585 बोल दिया था। ठीक, तो ये समथिंग रहेंगे 1581 से 1685 तक लक्ष्मण साय। ओके, लक्ष्मण साय रहेंगे। उसके बाद लक्ष्मण साय के बाद जो 1685 तक लक्ष्मण साय रहेंगे, लक्ष्मण साय के बाद तखत सिंह, तखत सिंह, तखत सिंह रहेंगे आपका 1685 से 1689 तक। ठीक, और उसके बाद राज सिंह, उसके बाद राज सिंह, राज सिंह रहेंगे आपका 1689 से लेके 1712 तक राज सिंह। ठीक, उसके बाद सरदार सिंह रहेंगे, राज सिंह के बाद सरदार सिंह 1712 से लेके 1732 तक। और उसके बाद रहेंगे आपका लास्ट, मतलब लास्ट मान लीजिए कलचुरियों के अधीन के लास्ट शासक रहेंगे रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह 1732 से लेके 1741 तक, या फिर इसी को मान लीजिए 45 तक, 41 तक कलचुरियों के अधीन। उसके बाद जो 3 साल करेंगे ये मराठा के अधीन रहेंगे। ओके, ठीक, ये मराठा के अधीन 41 के बाद 45 तक जो शासन करेंगे, ये जो आपके रघुनाथ सिंह रहेंगे ये मराठा के अधीन करते हैं। ठीक, क्योंकि ये 1741 में जब मराठा में बिंबा जी भोसले रहते हैं, उनके जो सेनापति भास्कर पंत यहाँ आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करेंगे तो जो रघुनाथ सिंह रहते हैं वो बहुत बुजुर्ग हो जाए रहते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं। ठीक, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और फिर जो 4 साल अपने शासनकाल की अवधि में शासन करते हैं, 41 से 45, 1745 तक, वो भोसलों के अधीन करते हैं, जो भोसले रहते हैं उनके अधीन। ठीक, और इसके बाद इस वंश में भोसले के अधीन कलचुरी वंश का प्रथम शासक माना जाए तो मोहन सिंह रहा, और अंतिम शासक भी मोहन सिंह रहा। 1745 से लेकर 1757 तक मोहन सिंह। ओके, समझ पा रहे हैं? देखिए एक बार देखिए,
मैं ये बहारेंद्र साय वाले से बता रहा हूँ आप लोग। बहारेंद्र साय 1480 से 1544, कल्याण साय 1544 ईस्वी से आपका 1581, लक्ष्मण साय 1581 से 1685, उसके बाद तखत सिंह 1685 से आपका 1689, और उसके बाद राज सिंह 1689 से 1712, उसके बाद सरदार सिंह 1712 से 1732, और उसके बाद रघुनाथ सिंह 1732 से 1745, और उसके बाद मोहन सिंह 1745 से 1757। कलचुरी वंश का अंत, भोसला वंश अब शासन करेगा। कलचुरियों को समाप्त करके भोसले वंश शासन करेंगे छत्तीसगढ़। ओके, पूरा शासनकाल समझ में आया। एक बार 2 मिनट में और देख लीजिए जो शुरुआत करा। कलिंगराज 1000 से 20, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिएगा। कलिंगराज 1000 से 20, कमलराज 20 से 45, ठीक। और उसके बाद रत्नदेव फर्स्ट 45 से 65, पृथ्वीदेव फर्स्ट 65 से 95, 1000 में चल रहे हैं ना जी, 1065 से 1095। अब इसके बाद जाजलदेव फर्स्ट 1095 से 1120, ठीक। अब इसके बाद रत्नदेव सेकंड 1120 से 1135, इसके बाद पृथ्वीदेव सेकंड 1135 से 1165, और इसके बाद जाजलदेव सेकंड 1166 से 1168, ठीक। इसके बाद जगतदेव 1168 से 1178, और इसके बाद आपका रत्नदेव थर्ड 1178 से 1198, ठीक। और इसके बाद प्रतापमल 1198 से 1222, ठीक। 1222 से 1479 तक कोई जानकारी नहीं मिलती है। इतने के कालखंड अवधि या फिर इतने के समय अवधि को अंधकार युग कहा जाता है, कलचुरी वंश का अंधकार युग, ठीक। और इसके बाद आपको जानकारी मिलती है बहारेंद्र साय से 1480 से 1544। ओके, समझ पाएँ? ये आपके कलचुरी वंश के शासक का कालखंड है। इतने को आप अपने कॉपी में नोट करिए, अपने माइंड में नोट करिए, माइंड में याद रखिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। कल मैं इन सब शासकों का वर्णन लाइन से आपको कलचुरी वंश का बताऊंगा, ठीक। और आज जो मैं फणी नाग वंश बताए हूँ उसको भी अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक। बहुत अच्छे से नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास बुक होगा, बुक में जो दिया होगा उसको भी एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको मैप के जरिए नोट करने की कोशिश करिए। मेरी बातें सुन करके याद करने की कोशिश करिए। अब लिख के याद करने का समय गया बेटा, ठीक। अब आगे का मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आज मैं बताया था आप लोगों को शासकों का वर्णन, उनका कालखंड ही बताऊंगा। इस कारण इस चीज़ को बताया हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कलचुरी वंश का, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि रत्नदेव थर्ड ने कब से कब शासन किया, ऐसा। तो थर्ड का जैसे ही पूछेगा आपके माइंड में आना चाहिए 1178 से 1198, ठीक। अपने कॉपी में नोट करिए, अच्छे से घर में पढ़िए। कोरोना वायरस है तो अपना जो समय आपको घर में मिल रहा है उसका सदुपयोग करिए, पढ़ते रहिए, ठीक। अपने गोल पे फोकस करिए, ध्यान दीजिए, ठीक। अपने एम को सामने में अपना टारगेट रखिए कि हमको ये चीज़, ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए और अपना मुकाम चढ़ते जाइए पढ़ के, ठीक। आगे की मैं कल की क्लास में बताता हूँ। जब तक कलचुरी ख़त्म नहीं होगा अभी मैं छत्तीसगढ़ ही पढ़ाऊँगा, ठीक। उसके बाद फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ओके, ठीक। घर कोरोना वायरस है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।